नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। टैक्स मंत्रा के इस स्पेशल शो में हम बात करने वाले हैं टैक्स पेयर्स की पुकार से जुड़ी हुई, टैक्स से जुड़े हुए जो डिमांड है टैक्स पेयर्स की बजट से पहले, जो टैक्स पेयर्स की जो 10 बड़ी बातें हैं, जो जरूरत है महंगाई के साथ, जिस तरह से महंगाई दर बढ़ी है और उसके हिसाब से टैक्स दरों में क्या बदलाव होना चाहिए, किन किन सेक्शंस में जो बदलाव है वो जरूरी है महंगाई की बढ़ोतरी के बाद। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अनुराग जी। बलवंत जी, जैसा कि हम शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, अब बजट आने वाला है और हमारी जो थीम है आज की शो की वो है टैक्स पेयर्स की पुकार। तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की अगर हम पुकार की बात करें तो आप मानेंगे कि सबसे बड़ी जो पुकार यही है कि जो टैक्स रेट लगता है वो तो 30% ही रहेगा, उसमें तो कमी नहीं की जा सकती, लेकिन जो लिमिट है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई के हिसाब से जो हमने देखा था कि 2012 के अंदर जब ओल्ड टैक्स रिजीम थी, तब जब 10 लाख से ज्यादा की कमाई पे 30% टैक्स लगता था, और अगर हम 6% महंगाई दर माने तो आज 2025 में क्या रेट होनी चाहिए, क्या अमाउंट होना चाहिए जिस पर 30% जो है वो टैक्स लगना चाहिए, क्या वो लिमिट होनी चाहिए? अगर आपकी कैलकुलेशन है तो आप बताइए। देखिए अनुराग जी, जैसे 6% का अगर अपन एवरेज इन्फ्लेशन पकड़े तो जो 2012 में जो 10 लाख के ऊपर 30% का जो टैक्स लगता था, अगर 6% का इन्फ्लेशन अप्लाई करे तो करीब करीब वो 10 लाख वाली राशि है वो 21 लाख के आसपास हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जो 30% का स्लैब है वो कम से कम 20 लाख के ऊपर की इनकम तक पे लगना चाहिए। मतलब उससे क्या है कि इन्फ्लेशन का कॉम्पनसेशन टैक्स पेयर्स को मिल जाएगा। और इसी तरह जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें 15 लाख के ऊपर का जो 30% का रेट लगता है, जब से न्यू टैक्स रेजिम आई है, तो उस पर भी अगर 6% का इन्फ्लेशन लगा है तो वो भी करीब 20 लाख के आसपास होती है। तो मेरे हिसाब से जो ऐसा है कि जो गवर्नमेंट चाहती नहीं कि भाई बेसिक एग्जम्पशन बढ़े, उसके लिए वो जो 87A का रिबेट वगैरह टैक्स पेयर्स को दे दिया, जैसे जिनकी जो ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख तक है तो उनको 12,500 का रिबेट मिलता है, न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो 25,000 का रिबेट मिलता है। परंतु जैसे ही आप वो 5 लाख या 7 लाख की थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाते हैं तो वो जैसे सांप सीढ़ी के गेम में कैसे एकदम से सांप के डसने पे नीचे आ जाते हैं, वैसे ही आपका टैक्स जो वो बेसिक एग्जम्पशन से लगना शुरू हो जाता है। तो मैं गवर्नमेंट की जो कंसर्न है ये समझता हूँ कि उनको टैक्स डिसीजंस के लिए या पॉलिसी डिसीजंस के लिए डेटा चाहिए, और इसके लिए वो टैक्स पेयर्स की नेट को छोटी नहीं करना चाहते, परंतु कम से कम जो हायर टैक्स स्लैब में जो टैक्स पेयर है उनको इन्फ्लेशन के हिसाब से कॉम्पनसेट करना चाहिए। और ये जो 30% वाली जो स्लैब है वो 20% के ऊपर की इनकम पे लागू होनी चाहिए। आपने कहा कि जो महंगाई को अगर एडजस्ट किया जाए तो 2012 में आखिरी बार 30% जो लिमिट थी वो 10 लाख से ज्यादा थी, 30% वहां पे टैक्स लगता था, और 6% के हिसाब से वो बढ़कर करीब जो डेटा है वो बता रहा है कि 21,30,000 तक आ गया है। लेकिन इसमें क्या आपको लगता है कि अगर ये लिमिट को सरकार जो है वो 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाती है तो सरकार को कुछ रेवेन्यू लॉस भी होगा? देखिए ऐसा है कि एक वो लाफर्स लॉ है तो उसमें बोलते हैं कि जैसे टैक्स रेट कम हो जाती है तो जो ओवरऑल बेसिस पे जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही गवर्नमेंट ये जो स्लैब रेट 20 लाख पे कर देगी तो लोग जो ज्यादा इनकम डिक्लेयर करेंगे तो गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए और ओवरऑल टैक्स कलेक्शन भी बढ़ सकता है। अगर हम बलवंत जी बात करें न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी, तो यहां पर जो ये तो अभी 2020 से ही शुरू हुई है, तो वहां का भी कैलकुलेशन है, वो अमाउंट भी अगर महंगाई को हम जोड़ा जाए तो वो भी क्या 20 लाख के करीब आ रहा है? क्योंकि हाँ 70-75% तक जो लोग हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में है। नहीं, वो बराबर है आपकी बात। तो जैसे जो 20% 30% का जो स्लैब है वो 15 लाख के ऊपर लग जाता है, तो वो भी मेरे हिसाब से
20 लाख रुपए के आसपास, 20 लाख कुछ और होता है। तो करीब मेरे हिसाब से तो दोनों जो टैक्स रेजिम है उसमें जो 30% का स्लैब है वो 20 लाख के ऊपर की इनकम पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो जिस तरह से महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है और 2012 के अंदर जो 30% का जो स्लैब था उसकी लिमिट 10 लाख रखी गई थी और महंगाई को ही आप एडजस्ट करें, इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हुए ही न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के अंदर जो 20 लाख से ज्यादा अगर आपकी कमाई होती है तो वहां पर ही 30% की लिमिट लगनी चाहिए, 30% का स्लैब लगना चाहिए। ये जो आंकड़ा है वो महंगाई एडजस्टेड होते हुए ही दिख रहा है। आगे बढ़ता हूं बलवंत जी, एक और जी, जैसा कि अभी ज्यादा से ज्यादा लोग तो न्यू टैक्स रिजीम में आ रहे हैं, बट फिर भी एक बड़ा तबका है जो ओल्ड टैक्स रिजीम में है और वहां पर कई सारे डिडक्शन जो है वो निवेशकों को मिलते हैं। तो जो 80C की लिमिट है उसे भी कितना बढ़ना चाहिए? वहां पर भी अगर आपने महंगाई का एडजस्टमेंट किया हुआ हो, 6% की महंगाई दर को एडजस्ट किया हो, तो 80C की लिमिट जो अब 1.5 लाख रुपए है वो कितनी होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो 80C की जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 1 लाख थी, वो 2003 में फिक्स की थी और फिर 2014 में इसको बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया है। परंतु अगर 2003 से अगर गिने तो 22 साल हो गए और वो अगर एवरेज इंक्रीमेंट गिने तो 2% के आसपास है, वो इन्फ्लेशन से भी कम है। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से तो कम से कम 3.5 लाख रुपए का 80C का डिडक्शन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है कि कई ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रेजिम में आए, परंतु जो मेजोरिटी ऑफ जो सैलरीड लोग हैं जिनको HRA मिलता है, LTA मिलता है, होम लोन का बेनिफिट लेते हैं, तो उनके लिए तो जो ओल्ड टैक्स रेजिम है वही बेनिफिशियल है। और गवर्नमेंट को या तो डिसाइड कर देना चाहिए कि हम लोग ऑप्शन देंगे ही नहीं आपको ओल्ड टैक्स रेजिम का, मतलब गवर्नमेंट पार्शियल है न्यू टैक्स रेजिम के फेवर में, और जो ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं उनके साथ में स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे बहुत सारे और भी एस्पेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट लोगों को पुश करना चाहती है न्यू टैक्स रेजिम, तो गवर्नमेंट को डिसाइड वंस फॉर ऑल डिसाइड कर देना चाहिए कि हम ओल्ड टैक्स रेजिम देंगे नहीं, कोई भी इंसेंटिव वगैरह पे टैक्स बेनिफिट नहीं देंगे। अब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कोई सोशल सर्विस स्कीम अपने यहाँ पे ओल्ड एज वगैरह के लिए नहीं है, तो लोगों को सेव करने के लिए इंसेंटिवाइज करना चाहिए और वो इंसेंटिवाइज करने के लिए आपको 80C की डिडक्शन बढ़ाना जरूरी है। इसी तरह से जो 80D का मेडिक्लेम का डिडक्शन है वो 15,000 से 25,000 2015 में किया है। अभी मेडिकल की जो इंश्योरेंस की प्रीमियम इतनी बढ़ गई है और एक फैमिली के लिए इंश्योरेंस अगर लेना है तो वो रीजनेबल अमाउंट का इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 25,000 से ज्यादा ही आता है। तो मेरे हिसाब से 80D की जो भी डिडक्शन की लिमिट है वो भी 50,000 रुपया कर देनी चाहिए। आपने बताया कि गवर्नमेंट पार्शियल है ये न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कि इसके जरिए ही एक मैसेज भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? और हमने देखा है जब से न्यू टैक्स रिजीम आया हर साल न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने वालों की जो संख्या है उसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और अब अभी करीब करीब हम 75% तक पहुंच गए हैं। तो अगर ये जो डिडक्शंस है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है तभी लोग जो है सरकार जो चाहती है कि न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ज्यादा लोग आए। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर फिर गवर्नमेंट को डिसाइड कर देना चाहिए कि भाई हम लोग तो कोई ऑप्शन देंगे, और गवर्नमेंट अगर चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे न्यू टैक्स रेजिम में जाए तो आप ऑप्शन ही मत रखो ओल्ड टैक्स रेजिम की। और जैसे मैंने बताया कि ओल्ड एज में सेविंग के लिए मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम इंडिया में नहीं है, तो लोगों को सेव रिटायरमेंट के लिए सेव करने के लिए इंसेंटिवाइज करना जरूरी है। अब वो जॉइंट फैमिली सिस्टम अलग हो गई है, बच्चे भी अलग अलग रहने लगे, तो ओल्ड एज में जो पैसा चाहिए कॉर्पोरेट इकट्ठा करने के लिए आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे तो लोग सेव नहीं करेंगे और फिर उनका रिटायरमेंट है वो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, रिटायरमेंट बिगड़ जाएगा। तो इसलिए एक तबका जो है जो रहेगा ही जिसको डिडक्शंस चाहिए होंगे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो सरकार छूट देती है 80C के अंदर। लेकिन बलवंत जी, जैसा कि 80C की अगर हम बात करें, आपने कहा कि 2002 में 1 लाख था, फिर 2015 में से 1.5 लाख किया गया और एनुअल CAGR के हिसाब से केवल 2% की बढ़ोतरी हुई है और इसे अब 3.5 लाख तो करना ही चाहिए।
लेकिन क्या आपको लगता है कि 3.5 लाख में भी सफिशिएंट है? क्योंकि एटीसी की जो डोमेन है वो काफी बड़ी है। अगर होम लोन का आप प्रिंसिपल चुकाते हैं उसका भी इसमें माना जाता है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी माना जाता है, इसके अलावा आप जो ईपीएफ वगैरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी माने जाते हैं। तो इतनी बड़ी डोमेन है, उसमें 1.5 लाख भी अभी कम पड़ रहा है, और इसको सरकार की अगर इसकी लिमिट है 3.5 भी करती है, तो 3.5 के अंदर अंदर कौन सी चीजें होनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि जो 3.5 का तो मेरा सजेशन इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। बाकी ओवर द ईयर जो ईटीसी में जो आइटम है वो बढ़ गई, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बढ़ गई, सुकन्या समृद्धि स्कीम बढ़ गई है। तो मतलब जो इसके अलावा जैसे होम लोन लेते हैं, होम लोन का जो प्रिंसिपल का डिडक्शन है वो भी एटीसी में मिलता है। आज की तारीख में होम जो घर की प्राइसेज इतनी बढ़ गई है, तो जो होम लोन का रीपेमेंट का जो बेनिफिट है वो तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि जो मैंडेटरी डिडक्शन है सैलरी वाले लोग हैं उनके लिए, जैसे पीएफ वगैरह है, बच्चों की स्कूल फीस है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, वो 1.5 लाख की अमाउंट तो वहीं खर्च हो जाती है। मेरे हिसाब से तो 3.5 लाख रुपए तक भी वो सफिशिएंट नहीं है। परंतु अभी ऐसा है कि अपन तो बेयर मिनिमम मांग सकते हैं, मांगने में तो क्या जाता है। आपने बताया भैया, प्रिंसिपल जब शामिल होता है तो 1.5 लाख रुपया तो केवल प्रिंसिपल के अमाउंट में ही चला जाता है। उसके अलावा ईएलएसएस और बाकी भी जो निवेश, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या बाकी जो निवेश है उसके अंदर भी ये है। तो क्या एक अलग सेपरेट सेक्शन बनाया जा सकता है केवल कुछ चुनिंदा इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, जहां पर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को कंबाइन करके एक लिमिट तैयार की जा सके, एक सेक्शन तैयार किया जा सके? एक काम किया जा सकता है कि जैसे वैसे जो आज की तारीख में जो मेजर कंपोनेंट जो एटीसी का जो यंग जनरेशन है उसमें होम लोन का रीपेमेंट, जो घर बहुत महंगे हो गए हैं, और जो मैं कहना चाह रहा था कि जो 1.5 लाख की लिमिट है वो तो आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, स्कूल फीस, प्रोविडेंट फंड वगैरह उसमें ही एडजस्ट हो जाती है। अगर आपको करना है तो एक होम लोन रीपेमेंट के लिए अलग से सेक्शन बना देना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो जो मेडिक्लेम का जो डिडक्शन मिलता है वो एटीसी में कंबाइन कर सकती है। मेडिक्लेम का जो डिडक्शन है उसे एटीसी में डाल दिया जाए और होम लोन के अंदर अलग से सेक्शन बना दिया जाए। बलवंत जी, आपसे समझना चाहूंगा, अभी मौजूदा वक्त में होम लोन के ब्याज पर कितनी छूट सरकार के द्वारा दी जाती है, कितना डिडक्शन कोई क्लेम कर सकता है, और इसे और कितना बढ़ाने की जरूरत है जिस तरह से इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट किया जाए, और कब जो है वो होम लोन की छूट जो है शुरू की गई थी और वक्त वक्त में उसे कितना बदलाव किया गया? देखिए होम लोन का जो जो डिडक्शन है वो जो एक तो बता दूं, मैंने आपको न्यू टैक्स रेजिम में ओल्ड अपना जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है इंटरेस्ट का। आपके ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आप जाएंगे तो आपको मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। मतलब अगर इससे ज्यादा भी आपका इंटरेस्ट पेमेंट होता है तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पे दे के रखी है तो आपको वो पूरा का पूरा डिडक्शन मिलता है। बस एक रेस्ट्रिक्शन है कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसका जो लॉस है वो 2 लाख रुपए तक ही एडजस्ट हो सकता है दूसरी इनकम के सामने। इसके अलावा अगर आप जैसे लोन लिया है और अगर कंस्ट्रक्शन बिल्डर अगर 5 साल के अंदर अंदर पूरा नहीं करता है तो आपको 2 लाख की जगह जो डिडक्शन है वो 30,000 रुपए हो जाता है, जिसमें जो टैक्स पेयर है उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। उसकी गलती एक तो वो पहले ही वैसे बिल्डर डेवलपर के जो झूठे वादों का शिकार है और उस पर भी उसका टैक्स का डिडक्शन कम हो जाता है। एक और चीज है कि जो ये होम लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो जो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद में मिलता है, तो उसके पहले का जो इंटरेस्ट है वो आपको पोजेशन मिलने के बाद 5 साल में एक 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपके रेगुलर के साथ मिलता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि एक तो कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो अलग होना चाहिए, और जो लोन पे जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है, जो व्यक्ति
व्यक्ति जेन्युइनली अपने रहने के लिए घर खरीदता है और जिसमें वो रहता है, और अगर उसके पास एक से ज्यादा घर नहीं है, तो उसको तो जितना इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है वो पूरा का पूरा डिडक्शन मिलना चाहिए। और ये जो होम लोन का मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर अभी ये 2 लाख की लिमिट काफी टाइम से है। इसके पहले ये लिमिट 1.5 लाख हुआ करती थी, और उसके पहले ये 30,000 की लिमिट हुआ करती थी। तो बलवंत जी, अगर कोई नौकरी पेशा वाले लोग हैं, अगर वो किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर घर बुक करते हैं और उसका पोजीशन 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद है, तो उसके उनके द्वारा जो ईएमआई चुकाई जाएगी, जो किस्त दी जाएगी, तो उसके ब्याज के हिस्से पे क्या कोई छूट नहीं दी जाती है? जैसा आपने बताया कि केवल पोजीशन के बाद ही छूट दी जाती है। हाँ, पोजेशन के बाद ही छूट मिलती है, परंतु उसके पोजेशन के पहले वाले सालों में, मतलब जिस साल पोजेशन मिलता है उस साल पूरा डिडक्शन मिलता है। उसके पहले वाले सालों में जो आपने इंटरेस्ट चुकाया है, जिसको प्री ईएमआई बोलते हैं, उसका डिडक्शन आपको जिस साल पोजेशन मिला है उस साल से लेके कुल मिला के 5 साल तक मिलेगा। परंतु वो ओवरऑल लिमिट जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख है, उसके अंदर अंदर ही मिलेगा। और वो जो प्री ईएमआई इंटरेस्ट है उसकी 1/5 डिडक्शन आपको 5 साल तक मिलेगी। परंतु अगर वो पोजेशन अगर आपको 5 साल बाद मिलता है, तो जो डिडक्शन है वो 2 लाख रुपया नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए वो सीधा घट के 30,000 रुपये तक आ जाता है। तो वो अगर टैक्स पेयर की कोई गलती नहीं है, तो ये 30,000 वाला जो डिडक्शन का क्लॉज है वो मेरे हिसाब से हटा देना चाहिए। और मैं तो क्या कहूंगा कि जो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन भी जो ब्याज का पेमेंट करते हैं, उनको उसको भी अलाउ में तो करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बहुत से लोग हैं जो प्री बुक कराते हैं, प्रोजेक्ट का जब लॉन्च होता है उस दौरान ही बुकिंग कराते हैं और उसके बाद उनकी ईएमआई शुरू हो जाती है, तो उन्हें जो टैक्स का फायदा नहीं मिलता है, इस पर भी देखना, सोच विचार करने की जरूरत है और एक यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है। और बलवंत जी ने यह भी बताया कि जिनका एक ही घर है और तो उन्हें तो पूरा का पूरा ब्याज की छूट मिलनी चाहिए। इसके अलावा बलवंत जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सेक्शन 87A के अंदर किस तरह से रिलीफ दी जा सकती है, इसे कैसे रेशनलाइज किया जा सकता है जिससे टैक्स पेयर्स को उसका फायदा मिले? देखिए, ऐसा है, अभी जैसे जो ओल्ड टैक्स रेजिम में है, उनकी अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो उनको 12,500 का रिबेट मिलता है। और न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख से अगर ज्यादा नहीं है तो 25,000 का टैक्स रिबेट मिलता है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में ऐसा है कि वो जो रिबेट है वो आपको सब प्रकार की टैक्स लाइबिलिटी के सामने मिलती है, एक्सेप्ट आपकी जो लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी स्कीम पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पे जो टैक्स आता है वो तो आपको भरना ही पड़ेगा। वो आप 87A की रिबेट में क्लेम नहीं कर सकते। तो एक्चुअली इसका उल्टा होना चाहिए। गवर्नमेंट डिसइंसेंटिवाइज कर रही है लोगों को इक्विटी में इन्वेस्ट करने। तो अगर आप घर खरीद के बेचते हैं उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, और अगर वो आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको 87A का रिबेट मिलेगा। परंतु डेट स्कीम है, गोल्ड फंड है और दूसरी जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर टैक्स लाइबिलिटी है, वो आप 87A पे रिबेट के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करता है उसको आप 87A का रिबेट नहीं दे रहे हो, वो गलत बात है। इसके अलावा जो न्यू टैक्स रेजिम में, हालांकि जो सेक्शन है उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये स्टैंड ले रहा है कि आपको 87A का रिबेट, जो भी इनकम जिसपे आपका फिक्स रेट से टैक्स लगता है, जैसे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो उस पर वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया है थोड़े दिन पहले, उसमें उन्होंने सीबीडीटी को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये रिबेट जो है आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी अलाउ करनी चाहिए, और ये जो फाइनल डिसीजन है वो 9 तारीख को एक्सपेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से जो नॉन एलिजिबिलिटी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ओल्ड टैक्स रेजिम में, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की न्यू टैक्स रेजिम में, उसको करेक्ट करने की जरूरत है इस बजट में। बिल्कुल, उसको रेशनलाइज करने की जरूरत है जिससे निवेशकों को फायदा हो सके। बलवंत जी, अभी जब आप सवालों के जवाब दे रहे थे मेरे, तभी हमारे कैमरा पर्सन है, उन्होंने भी एक सवाल पूछ लिया है ओल्ड टैक्स रिजीम और
न्यू टैक्स रिजीम का, उनके द्वारा होम लोन चुकाया जाता है। करीब 35,000 की ईएमआई है और पूरे साल में वो बता रहे हैं कि करीब 1.5 लाख रुपए तक का उनके द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो वो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप पूछिए बलवंत जी से, उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहिए, न्यू टैक्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अनुराग जी देखिए, ऐसा है कि ये जो ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए अच्छी है या न्यू टैक्स रेजिम अच्छी है, इसका रेडीमेड जवाब नहीं है। मतलब आपका इनकम का क्या कंपोनेंट है, जैसे आपको एलटीए मिलता है, आपका पीएफ कितना कटता है, आपका एचआरए मिलता है, होम लोन है क्या, ये बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करने के बाद में आपको डिसाइड करना है। पर अनुराग जी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिनको बिजनेस इनकम नहीं है वो व्यक्ति हर साल ऑप्ट कर सकता है कि उसको नई स्कीम में रेजिम में जाना है या ओल्ड रेजिम में जाना है। तो भले ही आप टीडीएस कटने के लिए ओल्ड या न्यू कोई भी सेलेक्ट किया है, आप जब आईटीआर फाइल करने बैठते हैं तब आप दोनों में कितनी टैक्स लाइबिलिटी आती है वो कंपेयर कर दीजिए और जिसमें कम टैक्स आता है वो आप ऑप्ट कर दीजिए। पर एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो ऑप्शन है आपके पास में वो ड्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक ही है, मतलब 31 जुलाई तक ही है। अगर 31 जुलाई को आप आईटीआर फाइल करना भूल गए या नहीं कर पाए तो फिर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम का बेनिफिट नहीं मिलेगा और सीधा न्यू टैक्स रेजिम में ही आईटीआर भरना पड़ेगा। और ऐसे कुछ केसेस भी हुए हैं कि कोई कारण से व्यक्ति आईटीआर नहीं भर पाया 31 जुलाई तक और उसने ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स प्लानिंग किया और न्यू टैक्स रेजिम में भरना पड़ा और उसको बहुत सारा टैक्स भरना पड़ा क्योंकि वो एटीसी, एटीडी और दूसरे भी जो बेनिफिट्स है वो उसको नहीं मिले। आईटीआर भरने तक आप तय कर लीजिए और उस टीडीएस जब कट रहा है, आपकी कंपनी या आपका जो नियोक्ता टीडीएस काट रहा है, तब आप ओल्ड टैक्स या न्यू टैक्स में किसी से भी उसे कटवा सकते हैं। लेकिन आईटीआर भरने के वक्त तक आप दोनों को एनालाइज करिए और जहां पर आपको फायदा हो रहा है वहां पर उस रिजीम को एक्सेप्ट करिए, लेकिन उसकी भी डेडलाइन है 31 जुलाई तक की। बलवंत जी, इसी कंटेक्स्ट में जैसे कि आपने कहा कि बिजनेस इनकम नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिविजुअल इनकम वाले हैं उनको कुछ और अतिरिक्त सेट ऑफ वगैरह मिलना चाहिए? क्योंकि जिनकी बिजनेस इनकम है वो तो जो भी चीजें खरीदते हैं वहां पर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन जो सैलराइड लोग हैं उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। आप अगर जीएसटी तो दे ही रहे हैं, मोबाइल फोन, गाड़ी खरीद रहे हैं या बाकी जो भी अप्लायंसेस खरीद रहे हैं उन वहां पर जीएसटी दे ही रहे हैं, बनिस्पत जो बिजनेस वाले लोग हैं वो उनके द्वारा जो चीजें खरीदी जाती है उनको वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। देखिए ऐसा है, बिजनेस वाला तो डिसाइड करता है कि उसको कितना पैसा टैक्स भरना है और उस हिसाब से अपनी इनकम डिस्क्लोज करता है। उसमें उसके पास तो बहुत सारी ऑप्शंस है। सैलरी वाला तो बेचारा टैक्स पेयर है क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो एटीसी ले सकता है, एटीडी ले सकता है, एटीजी वगैरह ले सकता है क्योंकि उसका तो टैक्स कट के ही आता है। तो उसको सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए का, जो उसको डे टू डे खर्चे के लिए, इस ऑफिस जाने आने के या ऑफिस से संबंधित के, तो वो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरे हिसाब से फ्लैट रखने की जगह उसको एज ए परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल सैलरी कर देना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन को परसेंटेज ऑफ सैलरी कर देना चाहिए। आखिरी सवाल होगा बलवंत जी आपसे, कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ उसको और किस तरह से रैशनलाइज करने की जरूरत है जिससे निवेशकों को फायदा हो? क्या जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वहां पर जो कम नीचे वाली टैक्स स्लैब में है उन्हें कुछ राहत दी जानी चाहिए जिससे उनकी भागीदारी और बढ़े? देखिए ऐसा है कि जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सबके लिए 12.5% का टैक्स कर दिया है, तो और जो बाकी जो लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी फंड को छोड़ के बाकी का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उनको वो स्लैब रेट से लगता है। परंतु जो इक्विटी वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें सीधा फ्लैट 20% टैक्स कर दिया। तो जो व्यक्ति 5%, 10%, 15% की स्लैब में है उसको तो नुकसान का सौदा हो गया है। तो गवर्नमेंट को टैक्स पेयर को ऑप्शन देनी चाहिए कि भाई अगर आपकी टैक्स रेट जो स्लैब रेट है वो एप्लीकेबल फ्लैट रेट 20% से कम है तो आपके ऊपर वो वाला टैक्स जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से लगना चाहिए। इसके अलावा जो एक सेक्शन 87A का जो रिबेट मिलता है
जैसा मैंने बताया कि जैसे वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाती है और वो सीधा बेसिक एग्जम्पशन से ऊपर टैक्स लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका थ्रेशोल्ड से जितना ज्यादा इनकम है, टैक्स लाइबिलिटी उससे भी ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट ने जैसे पक्षपात कर रही है कि जो न्यू टैक्स रेजिम वाला है उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो उसकी जो थ्रेशोल्ड है 7 लाख से ऊपर जितनी इनकम है उससे ज्यादा उसकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी, परंतु इसको मार्जिनल टैक्स रिलीफ बोलते हैं। ऐसी की ऐसी रिलीफ ओल्ड टैक्स रेजिम वालों को नहीं है। मेरे हिसाब से दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ है वो ओल्ड टैक्स रेजिम वालों को भी अवेलेबल करना चाहिए। मार्जिनल टैक्स रिलीफ जो है वो ओल्ड टैक्स रेजिम वालों को भी अवेलेबल करानी चाहिए। वक्त की कमी है, लेकिन बलवंत जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने तमाम पहलुओं पर अपनी जो एक्सपर्ट राय दी और किस तरह से सबसे महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हुए जो 30% की जो टैक्स लिमिट है वहां पर जो 10 लाख रुपए तक की जो लिमिट थी उसे बढ़ाकर अब 20 लाख तक करना चाहिए और बाकी जो 80C, 80D, 87A जैसे तमाम जो सेक्शंस हैं वहां पर किस तरह से रेशनलाइजेशन करने की जरूरत है। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी ये मुहिम है टैक्स पेयर्स की पुकार ये जो बजट बनाने वाले लोग हैं उन तक भी पहुंचेगी और आम लोगों को बजट के अंदर रिलीफ मिलेगी। आज हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। धन्यवाद।